नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि सुरभि जोशी को हर्षवर्धन अपने हेल मैंशन में भेज देता है और कमरे में जाकर वह जोशी परिवार की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वह इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें गुस्सा आ रहा था और हर्षवर्धन गुस्से में अपनी बीवी से पूछता है, लेकिन बीवी, ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो मुंह उठाकर हमारे घर की तक आ गए? ये सुनकर अनाया गंभीर नजरों से आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोली, मुझे पहले ही सबको जान लेना चाहिए था। ये सब कुछ मेरे ब्लड की स्पेशल सेल की वजह से है। सुरभि जोशी ने पहले ही मेरे डेटा रिकॉर्ड्स को देख लिया था और उसे पता था कि मेरा ब्लड कोई आम ब्लड नहीं है। अगर उस पर रिसर्च किया गया तो वह एक मेडिकल ब्लड बन जाएगा जो कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता है, या फिर कह सकते हैं मौत के मुंह पर पहुंचे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। यहाँ तक कि इस ब्लड की वजह से मेरे इन ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। इसका मतलब है वह मेरे शरीर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती होगी, क्योंकि उसे जोशी परिवार चाहिए और उसकी सत्ता चाहिए, तो उसे कोई ऐसी इन्वेंशन करनी होगी जो पूरी मेडिकल जगत की काया पलट दे, या फिर कह सकते हैं पूरी देश और दुनिया में तहलका मचा दे। और मेरा ब्लड उसके लिए वह काम करेगा। इसलिए वह इतनी डेस्परेट हो रही थी मेरा ब्लड सैंपल लेने के लिए। ये सुनकर हर्षवर्धन, जो पहले थोड़ा बहुत शांत था, उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कर ली और अपनी बीवी पर अपनी पकड़ कसते हुए वह डरावनी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी को छूने की किसी की औकात नहीं है। जो भी तुम पर नजर रखेगा मैं उसकी नजर ही उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। ये कहते हुए उसके आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था और कमरे में ठंड भी बढ़ गई थी। एक पल के लिए अनाया भी डर गई थी, क्योंकि हर्षवर्धन को बिना वजह इतना गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। वह उसे शांत करने के लिए उसके होठों पर किस करती है और फिर उसे समझाते हुए बोली, हर्ष, ये बस हमारी काल्पनिक सोच है। अभी सच्चाई क्या है हमें पता नहीं चली है और तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बीवी इतनी कमजोर है कि कोई भी उसे टारगेट कर सकता है? वैसे भी जोशी परिवार अब जिंदा रहना डीजल नहीं करता। उसने मेडिकल दुनिया में इतनी गंदगी मचा कर रखी है। ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन उसके होठों पर वापस किस करते हुए बोला, ठीक है मेरी बीवी, जैसा तुम कहो। वैसे भी तुम मेडिकल की दुनिया की क्वीन हो डॉक्टर एना, और भला जोशी परिवार जैसा छोटा मोटा परिवार तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता है? तभी अनाया थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, लेकिन हर्ष, अभी तक हमें यह नहीं पता कि उसने मेरे ब्लड टेस्ट के डेटा को किसी को भेजा है या फिर इस बारे में किसी से बात की है। ये सुनकर हर्षवर्धन चिंतित आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ। तभी अनाया कुछ सोचते हुए बोली, और सबसे बड़ी बात, अगर उसने मेरे ब्लड पर रिसर्च किया था इसका मतलब मेरा ब्लड सैंपल उसके पास कहीं से तो आया था। पता करो उसने अस्पताल से मेरा ब्लड सैंपल कैसे उठाया, और अस्पताल के स्टाफ पर अच्छे से नजर रखो। मैं इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हम कल जाकर उसे खुद बात करेंगे। मुझे जानना है कि उसका असली मकसद क्या था और उसने किस किस को इस बारे में बताया है। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की चिंता समझकर गंभीर आवाज से बोला, ठीक है बीवी, जैसा तुम कहो। अभी तो तुम आराम करो। जिंदल विला दूसरी ओर जिंदल परिवार के घर पर हालात कुछ ठीक नहीं थे। अमरेंद्र जिंदल जब से सारा को वापस लेकर आया था तब से ही परिवार के लोग नाराज थे। हालांकि मोहन जिंदल की वजह से वह चुप रहते थे, लेकिन उन्हें सड़क वहां रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और अमरेंद्र जिंदल के छोटे छोटे स्कीम्स पहले से शुरू हो चुकी थी। वह धीमे धीमे करके सारा को सबकी नजरों में अच्छा दिखाना चाहता था, इसलिए उसने कई सारी छोटी छोटी स्कीम रची जिसमें सारा को एक परफेक्ट लड़की दिखाया गया। सारा भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी और वह खुद को बहुत मासूम और बेचारी दिखा रही थी ताकि अरुणा जिंदल को उस पर दया आए। हालांकि मोहन जिंदल को भी कभी कभार ऐसा लगता था कि सारा अच्छी लड़की है, लेकिन उनकी नज़रों से कभी कभार सारा की चालें छुपी नहीं थी। लेकिन फिर भी वह अपनी बीवी की खुशी के लिए चुप रहते थे। वहीं जिंदल ब्रदर को तो सारा की एक्टिंग देखकर ही गुस्सा आ रहा था। पिछली बार ही जब ज्ञान जिंदल से रहा नहीं गया तो उसने फोन करके अनाया को सारी चीज बता दी। अनाया को भी सारा का जिंदल मेंशन में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
ऐसा नहीं था कि वह सारा के लिए बहुत ज्यादा विद्रोही हो रही थी या फिर उसे नफरत करती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह हर वक्त जिंदल परिवार के मामलों को लेकर परेशान नहीं रहना चाहती थी। वह बस सब कुछ एक ही बार में निपटा देना चाहती थी। इसीलिए वह जिंदल विला गई। आज भी जिंदल विला के हॉल में हर कोई बैठा हुआ था। हालांकि हम दोनों पर बाकी के लोग अपने काम पर चले जाते थे, लेकिन ज्ञान जिंदल ने आज सबको जानबूझकर यहीं पर रोका था, क्योंकि उसकी बात अनाया से हो चुकी थी। जैसे ही अनाया अंदर आई, हर किसी की नजरें इस पर चली गई और हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। सारा अभी भी अरुणा जिंदल से चिपक कर बैठी हुई थी और खुद को बेचारी दिखा रही थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से घाव भी थे, जो उसके पिता के टॉर्चर की वजह से आए थे। हालांकि कुछ घाव उसने खुद भी बनाए थे, ताकि वह खुद को दैनिक दिखा सके, और बाकी के लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अनाया जैसे ही अंदर आए, उनके तीनों भाई उसके पास गई और बारी बारी से गले लगाकर उसे ग्रेट किया। उसके बाद उसने अपनी दोस्त कम भाभी रेशमा से भी बात की, और उनकी दोनों मामी भी अनाया को प्यार से ग्रेट करती है, और उनके दोनों मामा भी खड़े होकर उसे ग्रेट करने आते हैं। मोहन जिंदल को अनाया ने सामने से ग्रेट किया, लेकिन उसे अनाया जिंदल ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और उससे भी ज्यादा उसने अमरेंद्र जिंदल पर तो ध्यान भी नहीं दिया। सारा अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, अनाया तुम्हें दिख नहीं रहा, दादी माँ कब से तुम्हारी राह देख रही है। तुम छोटी हो, तुम्हें उन्हें भी ग्रेट करना चाहिए। ये सुनकर अनाया तंज भरी आवाज में बोली, मिसेस अरुणा जिंदल को मेरी ग्रीटिंग की क्या जरूरत है? उनके पास उनकी प्यारी नातिन पहले ही बैठी हुई है, तो फिर वह मुझे आशा क्यों रखेगी? वहीं अनाया की तंज सुनकर अरुणा जिंदल को बुरा तो लगा, लेकिन वह अनाया से नाराज भी हो गई। वह नाराज आवाज में बोली, तुम आजकल बहुत ज्यादा बदतमीज हो रही हो। एक तो तुम वक्त पर घर भी नहीं आती, और कितने दिनों के बाद अपना चेहरा दिखा रही हो, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो। तुम्हें दिख नहीं रहा सारा की तबीयत पहले ही खराब है? अनाया, जो आज फुल ऑन लड़ाई और आग भड़कने के मूड में आई थी, वह भी पीछे नहीं हटती और एक मजाकिया आवाज में बोली, मिसेस जिंदल आप खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझती है। आप अपने ही बेटी के गुनहगार की बेटी को अपने पास किसी खजाने की तरह संभाल कर रखती है और उसे अपनी असली नातिन की तरह ट्रीट करती है। वह आपकी अपनी गलती है, लेकिन अनाया गीता कपूर को ऐसे किसी इंसान को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है जो उसका दुश्मन हो। वहीं अनाया की बात सुनकर तो अरुणा जिंदल को भी थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। तभी सारा बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन सब में मेरी मॉम की गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे भी दोष दे रही हो। अगर मेरे डैड मेरे साथ बुरा नहीं करते और मेरी जान खतरे में नहीं पड़ती, तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आती। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी जगह ली, लेकिन तुम्हें परिवार के बड़े लोगों की भी बात को समझना चाहिए। वह इतने सालों से साथ रहते थे, वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तुम्हें इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सारा की बातें सुनकर लोगों को लग रहा था कि सारा कितनी अच्छी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वह हर किसी की फीलिंग्स को समझ पाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात ध्यान से सुनता तो वह अनाया को इनडायरेक्ट कह रही थी कि तुम्हारी इस परिवार में कोई जगह नहीं है। भले ही तुम इस खानदान की असली नातिन हो, लेकिन मैं इतने साल यहाँ पर रही हूँ और हर कोई बस मेरा ही साथ देगा। वहीं अनाया, जिसे उसकी बात साफ साफ समझ आ रही थी, वह भी मजाक के अंदाज में बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुमसे या फिर इस परिवार से कोई फर्क पड़ता है? मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज सिखाई है, अगर कोई तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी और एक हाथ बढ़ाए, तो तुम बाहें खोलकर उसका स्वागत करो और हर वक्त उसका साथ निभाओ, चाहे फिर वह खुशी हो या दुख। लेकिन अगर कोई एक बार तुम्हारे खिलाफ जाए या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तो उसको अपनी जिंदा होने पर अफसोस करवा दो। और मेरा भी यही उसूल है, जो मेरे परवाह करते हैं, मैं उनकी परवाह करती हूँ। जिंदल परिवार में मैं हर किसी को सर आंखों पर नहीं बिठाता। जो मेरे लिए आगे बढ़ता है, मैं खुली बाहें फैलाकर उनका स्वागत करूंगी, लेकिन जो मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, उनकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वहीं अनाया की बातें सुनकर हर किसी को समझ आ गया कि अनाया सिर्फ अरुणा जिंदल को कह रही है, क्योंकि अरुणा जिंदल भले ही हर वक्त कहती थी कि वह अनाया से प्यार करती है और उसे बहुत ज्यादा याद करती है, लेकिन जब भी बात सारा की आती है, वह बायस हो जाती है और वह सारा की किसी भी गलती को माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो।
और जब बात अनाया की आती है तो उनका बिहेव आक्रामक हो जाता है। सारा जो भी उल्टी सीधी बातें उनको बता तो थी, वह उन सबको सच मान लेती है। इसीलिए अनाया ये सब कुछ बोल रही थी। तभी उन सब के कानों में अमरेंद्र जिंदल की गुस्सैल आवाज पड़ी, एंड उसको बस बहुत हुआ। तुम लड़की बहुत बिगड़ गई हो। तुम्हारे अंदर जिंदल परिवार का खून दौड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जिंदल परिवार के घर पर खड़ी होकर कुछ भी बकवास करोगी। अभी भी इस खानदान के बुजुर्ग जिंदा है, जो तुम्हें सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है। क्या अनाया अमरेंद्र जिंदल को सबक सिखाएंगी? और क्यों आई थी अनाया जिंदल विला? क्या होगा आज किसी राज का खुलासा? आएगा असली दुश्मन सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।